सो वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं यूनियन बजट 2026-27। हमें दो किस्म के बजट पढ़ने हैं, एक तो है यूनियन बजट 2026-27, एक है जे.एंड.के बजट 2026-27। दोनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर हुआ था, उसमें जे.एंड.के इकोनॉमी पे एक सवाल पूछा था उन्होंने। अगर आपने वो देखा था, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था, वो हमने पढ़ा था क्लास में। वो सवाल का लेवल वो बढ़ा रहे हैं। और साथ में अभी वेबसाइट ऑपरेटर का भी पेपर हुआ था, सॉरी इसका वाइल्ड लाइफ गार्ड का। तो वाइल्ड लाइफ गार्ड के पेपर में भी लेवल काफी अच्छा खासा था। मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप कि वो लेवल नॉर्मल लेवल था। तो प्रिपरेशन थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी, एफर्ट थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा। आप लोगों में से लास्ट टाइम किसने एक पेपर दिया है रिसेंटली, अभी पिछले 5-6 महीने में? कोई एक पेपर? पल्लवी गुड आफ्टरनून, रितु गुड आफ्टरनून, आशु देवी गुड आफ्टरनून। आप में से किसी ने अभी लास्ट 6 महीने में कोई पेपर दिया है? कोई भी? किसका? हाँ, कल वाइल्ड लाइफ का दिया आपने। ओ, कौन कौन सा वाला? जेई सिविल वाला। ओके। बाकी देखो, दो लोगों ने यहां पे दिया हुआ पेपर आउट ऑफ ऑलमोस्ट 70 पीपल। कहने का मतलब है कि आप लोगों को रियल लाइफ पेपर का जो एक एक्सपोजर अभी तक नहीं मिला है पिछले 6 महीने में कम से कम। सो ये जो पेपर आते हैं ना, इनको प्रिंट निकाल के घर ले जाके एक बार कोशिश किया करो एग्जामिनेशन कंडीशन में देने की। अदरवाइज जितना भी हम पढ़ रहे हैं सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो पेपर है ना। इसीलिए इसको लाइटली मत लो, टेस्ट पेपर देते रहा करो। और जब भी कोई जेकेएसएसबी का पेपर आता है, जितना भी पोर्शन आपने पढ़ रखा है उसके ओवरलैपिंग एरिया में, वो अटेम्प्ट किया करो। ठीक है ना। अभी आप सब लोग जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर हुआ है, उसमें जो मैथ्स का या रीजनिंग का पोर्शन आपने पढ़ लिया है वो अटेम्प्ट करो, इंग्लिश का पोर्शन पढ़ लिया है वो अटेम्प्ट करो, जीएस का पोर्शन अटेम्प्ट किया वो अटेम्प्ट कर लो, करंट अफेयर का देख लो, अंदाजा लगता रहेगा। वरना आप जब पेपर में जाएंगे और पहली बार वही पेपर देंगे तो फिर आपके सर के ऊपर से जाएगा सब कुछ। इसलिए प्लीज अटेम्प्ट पेपर ऑन टाइम, पहले ही, मतलब आपके एग्जाम आने से पहले ही काफी सारे पेपर लगा के जाओ, स्पेशली जो जेकेएसएसबी पूछ रहा है। तो यूनियन बजट 2026-27 हम पढ़ रहे हैं, हमने 25-26 पढ़ लिया था। तो कुछ कॉमन चीजें होती हैं बजट के रिलेटेड। कब प्रेजेंट होता है? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। कब प्रेजेंट होता है? फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही। यानी अभी भी हमने फाइनेंशियल ईयर 26-27 में कदम नहीं रखा है, लास्ट महीना चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का। जो भी इस बजट में पास हुआ वो इंप्लीमेंट होना कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 26 से स्टार्ट हो जाएगा वो फाइनेंशियल ईयर। तो ये अभी भी बजट प्रोसेस ऑफ अप्रूवल में ही है। तो जहां तक बात की जाए 26-27 के बजट की, ये पहला बजट था जो कर्तव्य भवन से बनाया गया। जब निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट स्पीच शुरू की तो उन्होंने कहा कि ये जो कर्तव्य भवन है, जो रीनेमिंग हुआ ना, मिनिस्ट्रीज का रीनेमिंग हुआ, तो कर्तव्य भवन बोलते हैं उसको अब, कि कर्तव्य भवन से बनने वाला पहला बजट था ये। और इसी के चलते उन्होंने बजट की थीम भी रखी, 3 कर्तव्य रखे बजट के। तो ये चीजें याद रखने की है कि इस बजट में थीम कर्तव्य पर है। कर्तव्य यानी क्या होता है? कर्तव्य, ड्यूटी। 3 ड्यूटीज आइडेंटिफाई की गई इस बजट के लिए, वो पढ़ेंगे हम। बजट में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होता है जो भी सरकार न्यू इनिशिएटिव्स, स्कीम्स वगैरह ला रहा है। सरकार जो भी करने वाली है फाइनेंशियल ईयर में, इतना पैसा का ये करेंगे, उतने पैसे में ये करेंगे, ये वाले स्कूल बनाएंगे, ये वाले कॉलेज बनाएंगे, इतना पैसा यहां लगाएंगे, होगा पार्ट ए। फिर पार्ट बी होता है कहां से कमाएंगे, इनकम टैक्स क्या रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस हैं,
टैरिफ्स यानी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह क्या रहेगी, यानी ये खर्चे वाला पार्ट है, ये कमाई वाला पार्ट है। कहां खर्चा करने वाले हैं और कहां से कमाने वाले हैं, ये पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड होता है स्लिप। वालेकुम सलाम आबिद, गुड आफ्टरनून किरणजीत। एग्जाम लेवल अब नेक्स्ट कैसा होगा? वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो उनने पेपर पूछा है, मुझे लगता है जो वो क्वालिफाई करेगा उसको वाइल्ड लाइफ गार्ड नहीं बनाना चाहिए, उसको असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट बनाना चाहिए। अगर इतना डिफिकल्ट पूछ रहे हो तो ऐसी पोस्ट भी दो ना। मुझे लगता है JKSSB इज सफरिंग फ्रॉम ओवर करेक्शन। ओवर करेक्शन का मतलब होता है उनको रियलाइज हो गया कि हमने बड़े कांड किए हैं पहले, तो इस अब ऐसा करते हैं कि हम पेपर ही ऐसा बना देते हैं कि बच्चों को जाते बेहोश हो जाए वो। तो एज सच वो पेपर का जो लेवल था वो मेरी नजर में JKPSC लेवल था वो। तो अब लेवल आगे कैसा होगा पता नहीं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि जो पुराने JKSSB अफसर हैं, जब उनके नीचे मल्टीटास्क स्टाफ, क्लास 4, वाइल्ड लाइफ गार्ड ऐसे लोग आएंगे ना, वो इनसे इतने ज्यादा क्वालिफाइड होंगे कि उनको शर्म आएगी कि यार ये हमारे सीनियर है, उनको कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट पेपर बना रहे हैं। स्टेटमेंट 3-3 स्टेटमेंट वाले सवाल थे। मतलब मुझे नहीं लगा कि मैं JKSSB का वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर देख रहा हूं, मुझे लगा मैं KS एस्पिरेंट का पेपर देख रहा हूं, सीरियसली, कसम से। तो अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा तो वही जाने वो। सर हमारी इंग्लिश क्लास क्यों नहीं हो रही? बस आपकी स्टैटिस्टिक्स खत्म होकर इंग्लिश शुरू हो जाएगी। टीचर का भी कोर्स स्टार्ट करो। ये जो पढ़ रहे हो आप फाउंडेशन बैच में जो भी हैं उनको अलग से कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, वो इसमें कवर हो रहा है। जो फाइनेंस वाले हैं उनको शायद लेटर स्टेज पे करना पड़े, पहले वो टेट का कोर्स शुरू करना पड़ेगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सुमी गुल बोल रहे हैं सर आपने मॉनेटरी पॉलिसी में ओपन मार्केट ऑपरेशन भी नहीं पढ़ाया। अगर आप सेकंड बैच की हो तो शायद ना पढ़ा, फर्स्ट बैच मैंने पढ़ा दिया, पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, शुरू करते हैं बजट। तो पहला लाइन आप लिखेंगे दिस वॉज द बजट 26-27। लिखिए द बजट 26-27, द बजट 26-27 वॉज द फर्स्ट बजट प्रिपेयर्ड बाय कर्तव्य भवन, प्रिपेयर्ड फ्रॉम कर्तव्य भवन। अब जो सरकार ने अपने ऑफिस का नाम रखना शुरू कर दिया ना, सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन, ये रिसेंटली चेंज हुआ है, मिनिस्ट्री वही है, नाम बदल गया। तो कहने को फाइनेंस मिनिस्टर कह रही थी कि देखो भाई जब से नाम कर्तव्य भवन हुआ है तब से पहला बजट है। समझ में आई बात? दिस वाज द फर्स्ट बजट प्रिपेयर्ड फ्रॉम कर्तव्य भवन एंड दिस बजट आइडेंटिफाइड 3 नेशनल ड्यूटीज, दैट इज कर्तव्य। उन्होंने इस बजट में 3 ड्यूटीज को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने कहा कि हम इस बजट में 3 ड्यूटीज फुलफिल करेंगे। क्या ड्यूटीज हैं वो? नंबर 1 कर्तव्य 1, सबको दिख रहा है? कर्तव्य 1 है एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आप बताइए आप में से किसको इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आता? किसको आता है ये बता दो, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? कोई बताएगा? हैं? क्या चीज? जोर से बोलो। हाई जीडीपी, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में जो हमारा जीडीपी है, देश की इनकम है, वो कितना परसेंट बढ़ी। मिसाल के तौर पे पिछले साल हमने 100 रुपए पर कमाया था। मान लीजिए 2025-26 में 100 रुपए थी कमाई इंडिया की जीडीपी, और 26-27 में 110 रुपए हो गई। तो कितना ग्रोथ हो गया? 10% का। तो ग्रोथ का मतलब
इस साल के जीडीपी के कंपैरिजन में पिछले साल के जीडीपी में कितना इंक्रीज आया। कल को आपकी सैलरी लगेगी जब आप सरकारी मुलाजिम बनेंगे, बोलो आमीन, क्योंकि बहुत बड़ा सपना है ये, हर किसी का पूरा नहीं होता। तो उसमें आपकी जब अभी 8th पे कमीशन आने वाली कि 9th, 8th पे कमीशन लगने के बाद ही आपकी बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। तो फिर मैं पूछूंगा आपसे बेस सैलरी में कितना ग्रोथ हुआ, तो आप क्या करोगे? आप वो देखोगे कि फाइनल वैल्यू कितनी थी माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी थी डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, तो निकल गया ग्रोथ। वैसे ही होता है जीडीपी ग्रोथ। डिटेल में पढ़ाया है, आपकी शक्लों से लग रहा है कि आपने इकोनॉमी का ई भी नहीं सुना है। रिवाइज कर लेना साथ में, क्योंकि सारे कंसेप्ट यूज होंगे। तो कहा इनने हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएंगे और सस्टेन रखेंगे। ऐसा नहीं है कि इस साल 20% ग्रोथ हो गई, अगले साल 5% हो रही है। हम 10 ही % इंक्रीज करेंगे, लेकिन हर साल 10% को सस्टेन रखेंगे। लगातार हर साल हमारी इकोनॉमी 10% से बढ़नी चाहिए। तो एक्सेलरेटेड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। डायरेक्ट सवाल आएगा यहां से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कर्तव्य एज पर बजट 2026-27। तो ये रट्टा मार लेना कि 3 कर्तव्य कौन कौन से थे। एक्सेलरेटेड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कैसे करेंगे हम ये? हम प्रोडक्टिविटी एनहांस करेंगे। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अगर एक दफ्तर में 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 लोगों की वजह से लेट्स से 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हम उन्हीं 10 लोगों से 150 प्रोडक्ट बढ़ाएंगे। अगर एक काम 6 घंटे में हो रहा है, तो वही काम हम 4 घंटे में करने की कोशिश करेंगे। अगर एक प्लॉट ऑफ लैंड से 100 केजी प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उसी लैंड से 150 केजी प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। रॉ मटेरियल सेम रहे, आउटपुट बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। एंड कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब होता है दूसरे देशों के कंपैरिजन में हमारे यहां का प्रोडक्ट सेम रेट पे बेटर क्वालिटी का है। इकोनॉमिक्स में ये वर्ड बड़ा यूज होता है, कॉम्पिटिटिव। इंडियन प्रोडक्ट इज कॉम्पिटिटिव। ये कहने का मतलब है कि इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है वही प्रोडक्ट दूसरे देशों में महंगा है। हम सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट कम दाम में बना रहे हैं। तो हमारा ऐसा पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमारे यहां रॉ मटेरियल भी और लेबर भी बहुत सस्ती है। सप्लाई ऑफ लेबर बहुत है, 150 करोड़ लोग हैं। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उस चीज की वैल्यू कम होती है, इसलिए लोग सस्ते दामों पे भी लेबर करने को तैयार होते हैं। ठीक है, तो लेबर कम की वजह से हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है। और ये हर जगह दिखता है। लेबर का मतलब सिर्फ मजदूर नहीं होता, लेबर का मतलब डॉक्टर, लेबर का मतलब इंजीनियर, लेबर का मतलब साइंटिस्ट, लेबर का मतलब इसरो का साइंटिस्ट। हमारा सैटेलाइट भी सस्ते दामों पर जा पाता है क्योंकि यहां जो इसरो का साइंटिस्ट ले रहा है पैसा, वो नासा के साइंटिस्ट से बहुत कम है। अब वो कम क्यों ले रहा है? काबिलियत तो उसकी भी बराबर है, क्योंकि उसी के जैसे 10 साइंटिस्ट और है। जब लेबर बहुत सारे हैं तो हर बंदे को कम लेना पड़ता है। उसको पता है कि अगर मैं ज्यादा मांगूंगा तो दूसरे को हायर कर लेंगे, वो भी मेरे से बराबर कैपेबल है। दूसरा कर्तव्य क्या है? फुलफिल एस्पिरेशंस एंड बिल्ड कैपेसिटी ऑफ पीपल। लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा करेंगे और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है कि हमें उन स्किल, उस नॉलेज, उस टेक्निकल नो हाउ को सिखाना जिससे हम बेहतर वर्कर, बेहतर सिटीजन, बेहतर गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे। स्किल बढ़ाओ, एजुकेशन बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि देश में हर किस्म के नागरिक तक डेवलपमेंट का फायदा पहुंचे, चाहे वो बच्चे हो, औरत हो, ओल्ड एज हो, किसी पर्टिकुलर कास्ट के हो, किसी गांव के इलाके के हो, कहीं के भी हो, स्पेशली एबल्ड हो, दिव्यांग, हर किसी तक डेवलपमेंट का फायदा। तभी हम कहेंगे कि हमारी ग्रोथ इंक्लूसिव है, हर किसी को फायदा पहुंच रहा है। ये नहीं कि सिर्फ अर्बन एरियाज में रह रहे हैं उनको फायदा पहुंच रहा है, सिर्फ हायर कास्ट और मर्दों को फायदा पहुंच रहा है, औरत, बच्चे और बूढ़ों को फायदा नहीं पहुंच रहा, वो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। तो 3 कर्तव्य। ठीक है, लिख लिया सबने?
अब ये चीजें थोड़ा ध्यान से देख लो, ऊपर ऊपर से कितने लाख करोड़ का हमारा एक्सपेंडिचर है। वो एग्जैक्ट फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है, 50 लाख करोड़ के आसपास दिमाग में बैठ जाए कि इस साल 26-27 के आने वाले साल में सरकार प्लान कर रही है कि वो 50 लाख करोड़ के आसपास खर्चा करने वाली है। इतना याद रख लो, अगर पूरा याद नहीं होता तो। अगर आपको याद होगा तो फिस्कल डेफिसिट में मैंने आपको बताया था दो किस्म की रिसीट होती हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट और एक होता है कैपिटल रिसीट। फिर मैंने आपको कहा था कि कैपिटल रिसीट भी दो किस्म की होती है, डेट कैपिटल रिसीट और नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब होता है ऐसा पैसा जो हमारा है, उसको लेने की वजह से हमारे सर पे कर्जा नहीं बन रहा, ठीक है। तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हमारी 36 लाख करोड़ तक है। इसका मतलब है कि खर्चा हम ज्यादा कर रहे हैं तकरीबन 15 लाख करोड़ का, सॉरी 19 लाख करोड़ का। वो सारा हम क्या करेंगे, लोन उठाएंगे। अच्छा, अब इस नेट टैक्स रिसीट अलग से है। टैक्स रिसीट का मतलब है जो टैक्स से पैसा आया है, 28 लाख करोड़ टैक्स से आ रहा है। मार्केट बोरोइंग, देखो बोरोइंग उतनी ही है जितना घाटा पड़ रहा है, 17 लाख करोड़। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, क्या फॉर्मूला है बताओ? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, वेरी गुड, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग या एक्सक्लूडिंग डेट कैपिटल रिसीट, ठीक है ना। तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट 26-27 के लिए डायरेक्ट सवाल आ सकता है, क्या रखा गया? 4.3% ऑफ जीडीपी। डेफिसिट जितने भी होते हैं वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लिए जाते हैं। फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट जब भी बताया जाएगा तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बताया जाएगा, ना कि एज अ परसेंटेज ऑफ बजट। तो अगर आपसे पूछेगा हाँ भाई आपने बजट पढ़ा, यूनियन बजट, हाँ जी पढ़ा, क्या टारगेट रखा सरकार ने 26-27 साल के लिए फिस्कल डेफिसिट का, तो क्या बोलोगे? 4.3%। पच्चीस 26 का भी उन्होंने एस्टिमेट बता दिया। उन्होंने बोला कि हमें उम्मीद है कि जब तक ये साल खत्म होगा तो 25-26 के साल का फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। तो आपको पूछा जा सकता है कि एज पर दी बजट 2026-27 व्हाट विल बी द फिस्कल डेफिसिट फॉर 25-26, क्या आएगा? तो एक कंफ्यूजिंग हो सकता है। 26-27 यानी आने वाला साल, उसमें कितना हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? 4.4, 4.3। और ये जो साल खत्म होने वाला है मार्च में, इसमें कितना एस्टिमेटेड है फिस्कल डेफिसिट होगा? ठीक है, ये डायरेक्ट सवाल यहां से आ सकता है। साइंस की क्लास भी शुरू नहीं हुई। साइंस यशोधरा मैम ने पढ़ानी है और आपको जानकर खुशी होगी कि यशोधरा मैम की है शादी, ठीक है। तो उनकी शादी है 11 तारीख को, तो उसके बाद ही वो आके पढ़ा पाएंगे, ऑब्वियसली 7 दिन बाद, तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही आएंगे शादी के। परसेंटेज इंक्रीज इन कंट्री जीडीपी और पीरियड ऑफ टाइम। वेरी गुड समी गुल, आपने जीडीपी ग्रोथ की डेफिनेशन बता दी। सर टीईटी का कोर्स कब स्टार्ट करेंगे टीचर के लिए? देखेंगे अभी आगे टाइम में, ठीक है। अब कर्तव्य जो रखे हैं उसको सब डिवाइड किया है। पहला कर्तव्य क्या था? सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सेलरेटेड एंड सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वो करने के लिए क्या किया जाएगा? तो पहले कर्तव्य में सबसे पहली चीज है स्केलिंग मैन्युफैक्चरिंग इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, यानी हम अपने देश में सस्टेन्ड और एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे पहले फोकस कर रहे हैं। उसमें एक स्कीम है, इसका नाम है बायो फार्मा शक्ति। फार्मा क्या होता है? मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां। शक्ति की फुल फॉर्म याद कर लो, स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड
इनोवेशन। सवाल, रिसेंटली अ न्यू स्कीम शक्ति was launched for healthcare by government of India. What does it signify? तो 4-5 डेफिनेशन दी होंगी, तो ये होगा स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये स्कीम क्या करेगी? इस स्कीम में 10,000 करोड़ रुपए सरकार खर्चा करने वाली है अगले 5 साल में। क्या करेंगे? इंडिया को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाएंगे, यानी इंडिया में सबसे क्वालिटी की और सस्ती मेडिसिन बनेगी। आज की डेट में वैसे भी इंडिया अफ्रीका की कंट्री में मेडिसिन सप्लाई कर ही रहा है बहुत ही सस्ते दामों। इंडिया में जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, सन फार्मास्यूटिकल्स, रेड्डीज, उसके बाद सिप्ला, फिर आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, ये सब बहुत बड़ा इंडस्ट्री इंडिया में ऑलरेडी है दवाई मैन्युफैक्चर करने की। क्वालिटी की दवाई और साथ में सस्ती दवाई इंडिया में मिलती है। अब अगर आप जन औषधि पे जाओगे तो आप देखोगे दवाई आपको 1 रुपए की मिल रही है, क्वालिटी मेडिसिन। पहले इंसान सोचता है कि नहीं यार, पता नहीं इतनी सस्ती मिली, अच्छी होगी नहीं होगी। तो फिर मुझे किसी मेडिकल कॉलेज में किसी ने बताया कि भाई मुझे भी पहले ये लगता था बड़ी अच्छी मेडिसिन है। मिसाल के तौर पे अब बीपी की मेडिसिन है, कोई टेजलॉक खाता है, कोई टेलमेस्ट्रीन खाता है, उसी का सॉल्ट आपको वहां मिल जाएगा सस्ते दाम पे। अगर वो 100 रुपए की तो 20 रुपए की होगी। तो जो जन औषधि है या फिर जो जन आरोग्य योजना के अंदर दुकान है, अच्छी दवाई मिलती है वहां। तो इसलिए हम इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे दवाइयां, सस्ती और क्वालिटी वाली दवाइयां बनने का हब बनाना चाहते हैं। उसी का नाम है बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम। आपको पता है ना एक दवाई की दुकान वाला कितना पैसा कमाता है? कैसे कमा पाता है? क्योंकि दवाई की कंपनियों का रेट 120 होता है, उसको मिलो 50 रुपए का रहा होता है, एक पैकेट पे 50 रुपए कमाता है वो। इसका मतलब है दवाइयां सस्ती बनती हैं, वो तो हम ज्यादा पे कर रहे हैं। ठीक है ना? एस्टैब्लिश 3 न्यू NIPER इंस्टीट्यूट्स। ये NIPER इंस्टीट्यूट्स दरअसल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एनकरेज करने के इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें क्वालिटी टेस्टिंग होती है मेडिसिन की, कि सॉल्ट सही है, मिलावट तो नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग NIPER इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपग्रेड करेंगे, टोटल हो जाएंगे 10, और क्रिएट 1000 एक्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स। अब आप कोई दवाई बनाते हो, ये सॉल्ट मिलाया, वो सॉल्ट मिलाया, फिर टेस्ट भी करना है ना इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए 1000 नई क्लिनिक्स बनाई जा रही हैं। तो ये बायोफार्मा शक्ति मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले कर्तव्य को पूरे करने की पहली स्कीम। दूसरी स्कीम सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत पीछे हैं। चाइना में से सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। वर्ल्ड लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का अगर कोई ग्लोबल किंग है, ग्लोबल लीडर है, वो चाइना है। हर दुनिया की हर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बड़ी से बड़ी फर्म, BMW, मर्सिडीज, एप्पल, सैमसंग कहां मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं? चाइना में। चाइना ने एक बार मना कर दिया, पूरे वर्ल्ड का इलेक्ट्रॉनिक बैठ जाएगा। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करे। इसके लिए 2.0 स्कीम लाई और उसके तहत 40,000 करोड़ पैसा दिया जाएगा। इसमें क्या क्या किया जाएगा? सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और मटेरियल बनाए जाएंगे। सेमीकंडक्टर में क्या आता है? यही मोबाइल, टीवी, फ्रिज, जो ये मदरबोर्ड्स होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक मदरबोर्ड्स, लैपटॉप्स, ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं इसके अंदर, जिसमें हाँ रेफ्रिजरेटर। फिर आ गया सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना। सप्लाई चेन का मतलब होता है कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमको मदरबोर्ड बनाना है, उसके लिए आपको उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने के लिए आपको रेयर अर्थ मेटल चाहिए। रेयर अर्थ मेटल आपको इंडिया में नहीं मिलते, वो बाहर से लाने पड़ेंगे। तो कहां कहां से लाएंगे सप्लाई चेन? वो क्रिएट इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। अब
कहने को तो एप्पल भी पूरा चाइना में ही बन रहा है, लेकिन रिसर्च कहां हुई, डिजाइन कहां हुआ? वो यूएसए में, जर्मनी का, एप्पल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एप्पल पूरा डिजाइन, उसका फीचर्स, उसका सॉफ्टवेयर, उसका हार्डवेयर, सारा डिजाइन कहां होता है? यूएसए में, लेकिन बनता कहां है? चाइना में। तो रिसर्च भी तो होना चाहिए। ये आ गया कर्तव्य की सेकंड स्कीम। अब आ गया कर्तव्य की थर्ड और फोर्थ स्कीम। ये जो मैंने रेयर अर्थ बताया आपको, रेयर अर्थ, ये रेयर अर्थ मेटल का ही काम है इलेक्ट्रॉनिक में। सिलिका, हाँ जोर से बोलो। जियो की सिम, मतलब जियो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, टीवी वगैरह, ठीक है ना। तो रेयर अर्थ जहां जहां भारत में मिलते हैं उसका कॉरिडोर बनाना। कॉरिडोर का मतलब होता है डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, डेडिकेटेड रोड, कि यार यहां इस जगह पर मेटल मिल रहा है, यहां से ये हम माइन करेंगे, यहां पे गाड़ियों पे लोड करेंगे, यहां से ट्रेन पे पहुंचाएंगे, ट्रेन से सीधे उस जगह पहुंचाएंगे जहां इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। तो उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये 4 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जहां पर माइनिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, रिसर्च होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये 4 आपको याद रहने चाहिए कि जो रेयर अर्थ कॉरिडोर इंडिया में कहां बनाए जा रहे हैं। एज पर द रिसेंट बजट, which of the following are 4 states where rare earth metals corridor will be established? केरला के बीच पे थोरियम रिजर्व भी मिलते हैं। थोरियम न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटीरियल है, अभी तक हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। केमिकल पार्क्स का क्या मोड होगा? बेसिकली ये किन जगहों पे बनाया जाएगा, 3 वो तो बताया नहीं गया, बट केमिकल पार्क्स का पर्पस है जो आज की डेट में जितना भी इंडस्ट्री केमिकल पे डिपेंडेंट है, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो डिटर्जेंट हो, चाहे वो आपका क्लीनिंग हो, या फॉर दैट मैटर बायोफ्यूल हो, ये सब केमिकल है। तो केमिकल पार्क्स बनाने का मतलब है कि एक एरिया में, बहुत बड़े एरिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी मशीनरी, ऐसा रोड, ऐसी पावर बनाई जाए जो केमिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए सारा सफिशिएंट हो। जैसे अगर मैं बोलूं यार मुझे केमिकल लैब एस्टैब्लिश करनी है, हर इंसान की बस की बात नहीं कि हर इक्विपमेंट उसके पास हो। जब पार्क प्रोड्यूस किया जाता है, उस पार्क में सारा इक्विपमेंट, सारा R&D, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जिसको भी रिसर्च करनी है वो वहां जाके हायर कर सकता है, ठीक है ना। स्ट्रेंथनिंग कैपिटल गुड्स सेक्टर। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स को बनाने के काम आए। कैपिटल गुड्स क्या होता है? ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स बनाने के काम आए। यानी मशीनरी है, कोई मशीन बना रही है, किताबें, कपड़े, या फिर शूज, सीमेंट, तो सीमेंट भी गुड है, मशीन भी गुड है। तो कैपिटल गुड, दोज गुड्स विच प्रोड्यूस गुड्स। एस्टैब्लिश्ड बाय CPSE at 2 locations। हाई टेक टूल रूम। CPSE होता है सेंट्रल पब्लिक सर्विस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी जो भी कंपनी में सरकार की 51% से ज्यादा शेयर हो उसको कहते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। हाईटेक टूल रूम का मतलब है कि जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, आप देखते हैं यूएसए में रोड बन रही है या कोई ट्रेन बन रही है, तो उसके लिए आपको हाईटेक टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो आपने देखा होगा जहां माइनिंग चल रहा होता है, वहां इतना बड़ा ट्रक होता है जो इस बिल्डिंग के बराबर ट्रक होता है। जो पूरी बिल्डिंग है ना, इतने बड़े बड़े ट्रक्स भी होते हैं कैटरपिलर के। उसके बाद आप देखोगे जो क्रेन्स होते हैं,
वो इतने बड़े होते हैं कि आप यहां बैठे होगे, क्रेन गुमपुर में होगा, आपको यहां से दिख रहा होगा वो। तो एआई बेस्ड हाईटेक इक्विपमेंट जो बनाया जाएगा वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास क्रिएट किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट जो मैं बता रहा था आपको, अर्थ मूवर या फिर जेसीबी वगैरह जो होते हैं, हजारों किस्म के होते हैं। अभी आज के टाइम पे हम उसको जेसीबी ही बोलते हैं, हालांकि जेसीबी नाम नहीं, जेसीबी कंपनी का नाम है। ऐसी मशीन्स को कहते हैं अर्थ मूवर्स। लेकिन जेसीबी इतना फेमस है कि हमको लगता है कि जेसीबी मशीन, उसमें एक एक्सकेवेटर होता है, एक ड्रिलर होता है, अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन हमारी अपनी फर्म कोई नहीं बना रही, हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं जेसीबी के, कैटरपिलर के। तो अब कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट को हम अपने देश में प्रोड्यूस करेंगे। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, वो कंटेनर्स देखे हैं आपने जो शिप के ऊपर होते हैं। अब कंटेनर बनाने के लिए भी कई बार आपको बाहर वाली वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं उससे खरीदना पड़ता है। तो कंटेनर्स डिफरेंट डिफरेंट किस्म के लोकली प्रोड्यूस हों, उसके लिए भी 10,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में खर्चा जाएगा। अगला मैन्युफैक्चरिंग। अभी हम सारा कर्तव्य फर्स्ट पे ही, अभी फर्स्ट कर्तव्य ने बोला हम क्या करेंगे, हम ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे और सस्टेन करेंगे। कैसे करेंगे भाई? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सेमीकंडक्टर में, बायोफार्मा में, कंस्ट्रक्शन में, और अब इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर प्रोग्राम एंड इंडस्ट्रियल रिवाइवल। जो ये टेक्सटाइल होता है ना, टेक्सटाइल यानी कपड़े बनाना, और जो आपका ये होता है फुटवेयर, ये दोनों बड़े लेबर इंटेंसिव होते हैं। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि यहां जॉब्स बड़ी क्रिएट होती हैं। जैसे अगर हमारे सेक्टर की बात करो, एक बंदा 100 बंदों को पढ़ा सकता है, पर एक बंदा 100 बंदों के लिए कपड़े बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रखता एक दिन में। उसके लिए आपको 10 बंदे चाहिए होंगे। तो सर्विस सेक्टर में लेबर इंटेंसिव जॉब नहीं होती। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वहां लेबर इंटेंसिव होता है। लेबर इंटेंसिव का मतलब यहां ज्यादा लोगों की जॉब क्रिएट होगी। तो टेक्सटाइल को रिवाइव किया जा रहा है। एक स्कीम लाई जा रही है, नेशनल फाइबर स्कीम। उसमें सिल्क, वुल, जूट, मैनमेड फाइबर्स एंड न्यू एज फाइबर्स, इस पे फोकस किया जाएगा। सिल्क तो हम जानते ही हैं, वुल भी हम जानते हैं, जूट जो था वो आउटडेट हो चुका था, लेकिन अब एनवायरमेंटल सेफ्टी कंसर्न की वजह से उसको वापस लाया जा रहा है, जूट को। क्योंकि जो मैनमेड फाइबर है, जो हम प्लास्टिक बैग्स बनाते हैं, उसने रिप्लेस किया जूट को। लेकिन अब समझ में आ रहा है उनका एनवायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम जूट को रिवाइव कर रहे हैं। और जूट इंडिया में बनता ही सिर्फ वेस्ट बंगाल में है और उस तरफ बांग्लादेश में। तो वहां के लोकल फार्मर्स को बहुत फायदा हो सकता है कि अगर जूट बेस्ड डिमांड आए। जैसे आज के टाइम में आप बोरी देखोगे तो हार्डली आपको कोई जूट की बोरी दिखेगी। अब दोबारा वो बोरियां दिखना शुरू हो जाएंगी, आपको दोबारा कैरी बैग दिखना शुरू हो जाएंगे। अब टेक्सटाइल में एक्सपेंशन क्या कर रहे हैं हम? जो टेक्सटाइल की मशीनें हैं उसको मॉडर्नाइज करेंगे, जो टेक्नोलॉजी है प्रोड्यूस करने की उसको अपग्रेड करेंगे, मशीनरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और मशीनरी लाएंगे, और टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर्स। आपने जो भी कपड़ा बनाया उसकी क्वालिटी चेक होगा कि क्वालिटी टॉप है, मॉडरेट है कि लो है। अगर आपकी सर्टिफिकेशन प्रॉपर हो रही है आपके कपड़े की, तो आपकी चीज का आपको दाम मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको आज पश्मीना लेना है, तो आपको कैसे पता चले कि ये पश्मीना ओरिजिनल है? तो लद्दाख में एक एंटरप्रेन्योर है, लड़की, जिसने अपना क्यूआर कोड बेस्ड पश्मीना बनाना शुरू किया है कि स्कैन करो, आपको पता चलेगा कि ये फाइबर कहां से एक्सट्रैक्ट किया था, कहां ये बना था, और क्वालिटी की हमारी गारंटी। तो वैसे ही अगर आपको कोई प्योर वूल बोल रहा है, प्योर वूल है जी, प्योर वूल है या प्योर कॉटन है, कैसे पता चलेगा? हाथ से तो पता चलेगा नहीं। तो सर्टिफिकेशन ठप्पा लगा है उस पर हमारे टेस्टिंग सेंटर का।
रिवाइवल ऑफ लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, ये एक अलग स्कीम है। जो लेगेसी इंडस्ट्रीज का मतलब हो गया जो टाइम इमेमोरियल से 100 साल से 200 साल से चल रही इंडस्ट्रीज, लेकिन अब डाउनफॉल पे हैं। जैसे एक जमाना था ट्रेडिशनल सोप मेकिंग का, कि अपने लोकल ब्रांड थे बड़े सोप। अगर आप में से कभी किसी ने घर के काम किए हैं तो आपको याद होगा कि इतनी बड़ी टिकिया आती थी साबुन कपड़े धोने की, है ना, क्यूब की शेप में। अब बहुत कम हो गया है वो, अब सारा वही है, सर्फ, लिक्विड डिटर्जेंट, वो लोकल बनता था, लेगेसी इंडस्ट्री। हैंडमेड सोप लोग घर में बनाते थे, अब क्या सारा जो है हाईजैक कर लिया है डव ने, लक्स ने, लिरिल ने, डेटॉल ने। अगर आज की डेट में आप हैंडमेड सोप ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत महंगी मिलेगी, बना ही नहीं रहा कोई, अब कुछ गिने चुने लोग बना रहे हैं। एक ब्रांड है घर सोप, घर, बहुत अच्छी सैंडलवुड की सोप बनाते हैं वो, लेकिन उसकी कीमत ही 100 रुपए की सोप की। और प्रॉब्लम ये है कि लक्स की जो 10 रुपए की साबुन है उससे ज्यादा देर चलेगी, केमिकल है ना। ये क्या है, ये प्योरली मिल्क और सैंडलवुड, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अगर आप शुरू करोगे, एक बंदा 10 रुपए की लक्स से और एक बंदा शुरू करेगा 100 रुपए की सैंडलवुड से, तो ये 15 दिन में खत्म हो जाएगी। लक्स वाला अभी भी 1 महीना चला लेगा, जब लास्ट में से पतली बच जाती है ना वो, उसको भी अगर जोड़ लो तो 1.5 महीना, ठीक है ना। तो वो क्या प्रॉब्लम है, डिमांड बहुत कम है तो सप्लायर बहुत कम है तो महंगी है। अगर सारे लोग लेगेसी इंडस्ट्री डिमांड करने लगे मैं हैंडमेड सोप चाहिए, तो डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, तो स्केल हो जाएगा, तो प्राइस उनकी घट जाएगी। तो लेगेसी इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए बात चल रही है 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, चैंपियन एसएमई एंड माइक्रो एंटरप्राइज। बताओ भाई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मैंने बताया आपको है, बताया कि नहीं बताया? क्या होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज? जोर से बोलो। हाँ, 2.5 से लेकर 10 करोड़ के बीच में क्या आ जाएगा? नहीं, 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और 10 करोड़ तक का एनुअल टर्नओवर, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मैंने लिखवाई थी पूरी डेफिनेशन, पिछले बजट में ही चेंज हुई है। ये जो नई डेफिनेशन है, आपको पता है, आप कुछ कंफ्यूज लग रहे हो। पता है, बजट पढ़ा था आपने पुराना वाला, उसमें अगर याद नहीं करा तो बजट का वीडियो देख लेना। पहले ही था 1 करोड़ और 5 लाख, सॉरी 1 करोड़ और 5 करोड़। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री या प्लांट 1 करोड़ तक का है और आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो आप माइक्रो एंटरप्राइज हो जाओगे। वैसे ही मीडियम एंड स्मॉल की डेफिनेशन थी। एसएमई ग्रोथ फंड, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का ग्रोथ फंड, 10,000 करोड़ रुपए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए। क्यों? हर बजट में, कोई ऐसा बजट पिछले 15-20 साल में आपको नहीं मिलेगा जिसमें फोकस एसएमई पे ना रहा हो, एमएसएमई पे ना रहा हो। क्यों? क्योंकि एमएसएमई जॉब क्रिएट करता है, छोटे छोटे वेंचर्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और जीडीपी में 25% का कंट्रीब्यूशन है इनका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए भी, जॉब क्रिएशन के लिए भी, इनोवेशन के लिए भी। बात समझ में आई? सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड का मतलब है एक ऐसा फंड 2000 करोड़ का जो माइक्रो एंटरप्राइज को लोन प्रोवाइड करेगी बिजनेस करने के लिए, रिस्क कैपिटल। आपको एक्सपैंड करना है, आपके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट कहेगी हम पैसा देते हैं, आपको करो एक्सपैंड। कॉर्पोरेट मित्रा इनिशिएटिव, कॉर्पोरेट मित्रा इनिशिएटिव का मतलब है कि एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये सब जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज
यही पूरे इंडिया में बड़े बड़े फर्म्स का बिजनेस संभालती हैं। ये लोग गाइड करेंगे छोटे छोटे बिजनेसेस को कि किस तरीके से टैक्स बचाओ, किस तरीके से फाइलिंग करो, किस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाओ। ठीक है ना? तो कॉर्पोरेट मित्रा इनिशिएटिव के तहत जो भी प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट, ये ट्रेन करेंगे टीयर 2 और टीयर 3 सिटी के बंदों को। टीयर 2 सिटी क्या है? जो भी मेट्रो सिटी नहीं है। जम्मू टीयर 2 सिटी है, उधमपुर टीयर 3 सिटी है। जितनी पॉपुलेशन कम उतना टीयर कम। हाईएस्ट टीयर हो गया कौन? जो आपके कैपिटल सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, ये टीयर 1 सिटी जहां की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। और टीयर 2 सिटी होगी जम्मू और श्रीनगर जैसे छोटी छोटी सिटीज। तो बड़ी सिटीज में, मेट्रो सिटीज में तो इनके पास बहुत एक्सपोजर होता है। मेट्रो सिटीज में लोगों को पता ही नहीं होता। तो जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कॉर्पोरेट मित्रा स्कीम के तहत, जो एमएसएमईज हैं, उनको हेल्प करेंगे। अच्छा, एक बार ये को याद कर लो, आप एमएसएमई हो कि नहीं, इसके लिए क्या प्रूफ है? अगर आप एक छोटा सा बिजनेस खोलते हो तो आपको जरूरी है कि आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट हो। क्या करना पड़ता है आपको? उद्यम पोर्टल पे जाना पड़ता है और उद्यम पोर्टल पे जाके आपको अपनी डिटेल डालनी पड़ती है, फिर आपको एक उद्यम सर्टिफिकेट मिलता है। अगर मैं आज की डेट में कोई भी एमएसएमई की स्कीम के तहत लोन मांगू या फंड मांगू तो सबसे पहले मुझे वो बोलेंगे लाओ उद्यम सर्टिफिकेट। ठीक है ना? उद्यम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होती है किसकी? एमएसएमई की। ठीक है? सर्टिफिकेट देखना है आपको एमएसएमई वाला? हमारा वाला दिखाऊं? देखना है? छोड़ो, क्या देखोगे यार, देखना तो बता दो। अभी मुझे मिल नहीं रहा है, मैं कल बना दिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, अगला आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर पुश ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक रिफॉर्म। कोई भी चीज बना लो आप, बड़ी सी बड़ी, लेकिन अगर वो चीज मार्केट में कम टाइम में नहीं पहुंचती है या फिर लगातार नहीं पहुंच पाती है, उसका फायदा क्या है? अमेज़न से आप ऑर्डर करते हो, आपको पता है मैक्सिमम हफ्ते के अंदर हमारे पास चीज है। अगर कल को सडनली अमेज़न के ऑर्डर में 15 दिन, 20 दिन, महीना लगने लगे तो आप खरीदोगे? अमेज़न का अपना लॉजिस्टिक है, AWS, सॉरी AWS नहीं, अमेज़न लॉजिस्टिक्स करके है, AWS उनका सर्वर है। तो कोई भी चीज कितने कम टाइम में मार्केट में पहुंचे, कितने लगातार मार्केट में आती रह रही है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। अगर कश्मीर का सेब जम्मू
हार्वेस्ट करने के 1-2 दिन के अंदर नहीं पहुंचा तो उसकी क्रंचीनेस कम हो जाएगी। अगर पंजाब से लगातार टमाटर आलू नहीं आते रहे तो हमारे यहां पे इनकी प्राइसेस बढ़ जाएगी, है ना। तो लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है किसी एक चीज को जहां वो बन रही है कितना टाइम लगता है उसको लोड करने में गाड़ी में, फिर गाड़ी को कितना टाइम लगता है डेस्टिनेशन पहुंचने में, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितने टाइम में वो पहुंच जाती है, उसको कहते हैं लॉजिस्टिक्स। और लॉजिस्टिक्स डिपेंड करता है टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मेथड पे, कि रोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कि रेलवे से कर रहे हो, कि एयर से कर रहे हो, कि वाटर से कर रहे हो। वाटरवेज भी होते हैं ना, शिप से। और जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना जल्दी चीजें पहुंच जाएंगी। अब जम्मू कश्मीर में ट्रेन शुरू हो गई, उसकी वजह से आप कटरा से कश्मीर श्रीनगर 3 घंटे में पहुंच सकते हो। यानी जो भी चीज श्रीनगर में सुबह 9 बजे लोड की गई ट्रेन में, वो यहां कटरा में 12 बजे और जम्मू में 1 बजे होगी। 4 घंटे के अंदर डिलीवरी, सेम डे। अब वो तो मैटर ही नहीं करता कि बर्फ है, बारिश है, क्या है, ट्रेन तो नहीं रुकती, वो तो रोड रुकती है। पहले ट्रेन नहीं थी तो रोड पे डिपेंडेंसी थी, बाई एयर भेज नहीं सकते थे, बड़ा महंगा पड़ता है, बाय रोड ही था। जब भी रास्ता बंद, सेब के ट्रक महीनों 3-4 दिनों वहां बंद, सेब सड़ जाते थे गर्मी की वजह से। अब वो चीज नहीं होगी इंशाल्लाह। अब इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स क्या कर रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है वो एक्सपेंडिचर जिससे हमारा एसेट क्रिएट हो, है ना। तो आज कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बजट में 12 लाख करोड़ किया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी एनकरेज किया जाएगा पैसा डालने के लिए, ताकि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवेज और भी बेटर बनाए जा सके। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। फ्रेट होता है जिसमें सिर्फ मालगाड़ी चले, जिसमें आपका पैसेंजर नहीं चलेगा। तो दनकुनी जो वेस्ट बंगाल में है और सूरत जो गुजरात में है, इसके लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। उस रोड पे या उस ट्रेन की पटरी पे सिर्फ मालगाड़ी चलेगी, उसमें पैसेंजर की ट्रेन नहीं चलेगी। सीमलेस सर्विस, सिर्फ मालगाड़ी। नेशनल वाटरवेज। अब वाटरवेज होता है नदियों में शिप के थ्रू सामान ट्रांसपोर्ट करना। सबसे सस्ता और सबसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है ट्रांसपोर्ट बाय वाटरवे। लेकिन वाटरवे अभी हमारे डेवलप्ड नहीं है, ठीक है ना। अब आप इमेजिन करो अगर तवी का लेवल अच्छा खासा होता, तो तवी जहां जहां से भी गुजर रही है वहां वहां घाट बने होते, वहां वहां किश्तियों के थ्रू और फेरीज के थ्रू आप मूव कर पाते। यानी जीवल से सिदरा आप सिर्फ रोड से नहीं जाते, आप वाया तभी भी जाते हैं, सबसे सस्ते दाम में और सबसे कम पोल्यूशन करके, ठीक है ना। एक बंदे को मैं जानता हूं जिसने एक्चुअली ये काम शुरू करने की कोशिश भी की, लेकिन तभी सूख गई। अब वो उनने लगाए हैं वो बैरियर तवी को, ड्रामेबाजी की है थोड़ी बहुत। तवी का ग्लेशियर सूख रहा है, सेजधार में है, वो सूख गया तो फिर क्या ही करोगे। फिर वही है कि 3-4 दिन जब बारिशें होती हैं उसमें कर लो ट्रांसपोर्टेशन, खुशी के लिए, तो हो गया काम खत्म। उसमें भी ऐसी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है कि आप दुनिया से ही ट्रांसपोर्ट हो जाओ, क्योंकि इतनी बारिश है कि ब्रिज भी गिर जाते हैं। तो 20 नए वाटरवेज ऑब्वियसली जम्मू में तो बनेंगे नहीं, श्रीनगर में बन सकते हैं, झेलम में, वहां बनाया जा सकता है फ्यूचर में, अभी तो कोई प्लान नहीं है। उड़ीसा में नेशनल वाटरवे 5 बनाया जा रहा है, वाराणसी में बनाया जा रहा है, पटना में बनाया जा रहा है, कि वहां पर सामान की मूवमेंट, कस्टमर और पैसेंजर की मूवमेंट नदी से हो। कोस्टल कार्गो एंड सी प्लेन, जो हमारी तट है, जो हमारा कोस्टल एरियाज हैं, उसमें कार्गो प्रमोशन स्कीम। कार्गो क्या होता है? वही माल, जैसे हम ट्रेन में मालगाड़ी बोलते हैं, कार्गो शिप का मतलब जहां पैसेंजर नहीं जा रहा, सिर्फ सामान जा रहा है। तो अभी हमारा कोस्टल शिपिंग का जो शेयर है 6% है, उसको हम बढ़ा के 12% करना चाह रहे हैं। कब तक? 2047 तक।
तो ये डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि एज पर द लेटेस्ट बजट व्हाट इज द टारगेट टू इंक्रीज द कोस्टल शिपिंग शेयर टू 12%। नंबर 1 2030, 2040, 2047, 2049, तो 2047 डायरेक्ट सवाल आएगा। ठीक है, फिर बाकी कल करते हैं, नमाज वगैरह भी पढ़नी है लोगों को। कल हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, सेकंड कर्तव्य, बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ पीपल।